Hello everyone, my name is Alisha Churchill from Resonance PCCP Division. हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का NCERT चैप्टर दैट इज़ आर एनवायरनमेंट. हमने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि हमने वेस्ट को क्लासिफाई किया. इस पर्टिकुलर चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया, लाइक व्हाट ऑल पर्टिकुलर टॉपिक्स विल बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. एंड देन वी स्टडीड व्हाट आर वेस्ट. हमने वेस्ट को क्लासिफाई किया एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. हमने किस कंडीशन के और किस बेसिस में हमने क्लासिफाई किया वो हमने पिछले पीपीटी में पढ़ लिया था, पिछले क्लास में पढ़ लिया था. एंड देन वी स्टडीड अबाउट ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन एंड फूड वेब. मैंने फूड चेन और फूड वेब का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था. आज हम उसी को डिटेल वाइज हम क्या करेंगे, कवर करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास में. ओके, सो अगेन वी आर गोना स्टडी अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड चेन क्या है वो हम समझेंगे. ओके, फूड चेन क्या है? फूड चेन बेसिकली मीन्स a sequential process which represent who eats whom. मतलब एक ऐसा प्रोसेस, सीक्वेंस वाइज एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ये बताना चाहते हैं या यही दिखाना चाहते हैं कि कौन ऑर्गेनिज्म किसको खा रहा है, कौन किसको खा रहा है, हु ईट्स whom. उसी को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं. एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर फूड चेन में डिफरेंट. देखो क्या होता है, हु ईट्स whom, कौन किसको खा रहा है. अब ये कैसे समझ सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल से समझ सकते हैं फूड चेन को, राइट. होता क्या है, प्लांट्स जो है वो क्या करेगा, प्लांट्स को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर. प्लांट इज ईटन अप बाय ग्रास हॉपर. नो, ग्रास हॉपर इज ईटन अप बाय फ्रॉग. ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है. यही तो फूड चेन है. कौन किसको खा रहा है, नॉर्मली प्लांट्स हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है. प्लांट्स को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर खा रहा है. ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग. फ्रॉग इज ईटन अप बाय पाइथन एंड पाइथन इज ईटन अप बाय ईगल, राइट. तो ये एक लंबी चेन नहीं बना रहे, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं. मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जहां पे हम ये दिखा रहे हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खा रहा है, who eats whom. See, plants is eaten up by grasshopper. Grasshopper is eaten up by frog. Frog is eaten up by snake or you can say python, right? And python is eaten up by eagle. तो ये जब हमने इलेबोरेट किया तो एक चेन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोल रहे हैं. मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खा रहा है. और यू कैन से द चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की एक लंबी चेन जहां पे किसका ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. अब ट्रॉफिक लेवल हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था. हम एक और बात समझ लेते कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है. ट्रॉफिक लेवल कुछ नहीं बेटा, सिंपली इट मींस कि हर एक ऑर्गेनिज्म फूड चेन में हर एक ऑर्गेनिज्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब हर एक स्टेप फूड चेन का, हर एक लिंक फूड चेन का जहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल पर, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं. सिंपली हर एक ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है. हर एक ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे ग्रास, ये फूड चेन है, ये लंबी फूड चेन है, हमने देख लिया था. प्लांट्स है, ग्रास हॉपर है, फ्रॉग है, पाइथन है, ईगल है, ये फूड चेन है. हमने इस फूड चेन को समझ लिया कि एक प्रोसेस है, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है जहां पे हमने ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट किया है कि कौन किसको खा रहा है. जैसे प्लांट्स हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उसको कौन खा सकता है, ग्रास हॉपर खा सकता है. ग्रास हॉपर आगे जाके कौन खा रहा है ग्रास हॉपर को, फ्रॉग. एंड फ्रॉग इज ईटन अप बाय पाइथन एंड विच फर्दर इज ईटन अप बाय ईगल, राइट. ईगल हो, हॉक हो, पीकॉक हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको जो पसंद आए. तो जब हमने इसको इलेबोरेट किया, हमने जब इसको रिप्रेजेंट किया तो एक लंबी चेन बनी, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं. अब ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल सिंपली मींस फूड चेन में इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, हर एक ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे कि ग्रास पहला ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, T1. इसको हम डिनोट करेंगे T1 से. इसको हम किससे डिनोट करेंगे, T1 से. दूसरा ग्रास हॉपर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल. हर एक ऑर्गेनिज्म एक फूड चेन में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है. या तुम बोल सकते हो फूड चेन का हर एक स्टेप, पहला स्टेप क्या है, ग्रास. दूसरा स्टेप क्या है, ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर ग्रास को खा रहा है, वो दूसरा स्टेप है. स्नेक, सॉरी फ्रॉग, फ्रॉग इज ईटिंग ग्रास हॉपर, दैट इज अ थर्ड स्टेप. तो वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है. ये कौन सा ट्रॉफिक लेवल होगा,
3rd ट्रॉफिक लेवल होगा, ये 4th ट्रॉफिक लेवल होगा और ये 5th ट्रॉफिक लेवल होगा। इसी को हमने पिछले क्लास में समझा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म फूड चेन में जो रिप्रेजेंट होता है वही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईच एंड एवरी सिंगल ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन, each and every single organism in a food chain represents a trophic level, or you can say each step or each link of a food chain represents a trophic level। जैसे कि T1 को कौन represent कर रहा है, producer, that is plant, right? T2 को कौन represent कर रहा है, primary consumer। T3 कौन है, secondary consumer। T4 tertiary consumer। T5 को मान लो टॉप कार्निवोर, ये आगे जाके कोई इसको खाता ही नहीं है, टॉप कार्निवोर वगैरह हो जाएगा। तो ये सब कुछ क्या है, एक ट्रॉफिक लेवल है जो एक फूड चेन में हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। और फूड चेन मतलब ऐसी लंबी प्रोसेस जहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स को दिखा रहे हैं, इलेबोरेट करके दिखा रहे हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खाता है। उसी वे पे एक लंबी फूड चेन बन जाती है, एक लंबी चेन बन जाती है, दैट इज नोन एज फूड चेन। और हर एक So the chain of organism which involve the chain of organism, एक लंबी chain of organism जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर। क्या ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की ओर। इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। ठीक है ना, द चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म की लंबी चेन जहां पे किसका ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर, उसी को हमने क्या बोला, फूड चेन बोला। ठीक है ना। अब एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रहा है वो हम पढ़ेंगे इन अहेड ऑफ दिस क्लास, वे विल बी डिस्कसिंग अबाउट एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ये भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो हम अभी कवर करेंगे। ओके, तो ये था फूड चेन के बारे में। अब बेटा फूड चेन जो है ना, ये प्रेडेटर फूड चेन भी हो सकता है एंड एक्वेटिक फूड चेन भी हो सकता है। इट कैन बी प्रेडेटर फूड चेन एंड एक्वेटिक फूड चेन। मैं बस आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। ठीक है, पैरासिटिक फूड चेन भी होता है। यहाँ पे प्रेडेटर फूड चेन आपको समझना, जो हमने अभी अभी जस्ट देखा था कि प्लांट्स है जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो लैंड पे होता है, लैंड पे जो होता है, प्लांट्स को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर, राइट। ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग। फ्रॉग इज ईटन अप बाय स्नेक एंड स्नेक इज ईटन अप बाय पीकॉक और यू कैन से ईगल। ये क्या है, प्रेडेटर फूड चेन। और यहाँ पे कितने ट्रॉफिक लेवल है, ये पहला ट्रॉफिक लेवल है T1, ये T2, ये T3, ये T4 और ये T5। अब हम बात करेंगे एक्वेटिक फूड चेन के बारे में, मतलब पानी में जो फूड चेन प्रेजेंट है उसके लिए सबसे पहला होगा फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स को कौन फीड करेगा, ज़ूप्लैंक्टॉन्स। ज़ूप्लैंक्टॉन्स को स्मॉल फिशेस फीड करेंगे एंड स्मॉल फिशेस विल बी ईटन अप बाय लार्ज फिशेस, राइट। तो ये क्या बन रहा है, एक्वेटिक फूड चेन बन रहा है। तो फूड चेन सिर्फ और सिर्फ लैंड में भी प्रेजेंट नहीं है, फूड चेन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम ऑल्सो। ये 2-3 एग्जाम्पल के तौर पे मुझे आपको समझाना था कि हाँ ऐसे इकोसिस्टम में डिफरेंट फूड चेन प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे फूड वेब के बारे में। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फूड वेब। फूड वेब का मतलब क्या है, सिंपल, हमने पढ़ा था फूड चेन है, राइट। फूड चेन हमने पढ़ा, फूड चेन में हमने क्या बोला कि एक लंबी ऑर्गेनिज्म की चेन है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन किसको खा रहा है। ठीक है, मतलब जहाँ पे एनर्जी की ट्रांसफर हो रही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल पर, एक लंबी चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसी को हमने क्या बोला, फूड चेन बोला। अब बेटा जो फूड चेन हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है ना, वो आइसोलेटेड सीक्वेंस नहीं होता। फूड चेन हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं कि हर ये एक फूड चेन पर्टिकुलर चल रहा है बस ये ऐसे ही चलता रहेगा। फ्रॉग हमेशा ग्रास हॉपर को खाता रहेगा और स्नेक हमेशा फ्रॉग को ही खाएगा और पीकॉक हमेशा या ईगल हमेशा स्नेक को ही खाएगा, ऐसा नहीं है।
फूड चेन एक आइसोलेटेड सीक्वेंस नहीं है, जबकि ये इंटरकनेक्टेड है। मान लो फ्रॉग जो है, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे क्या बोला, सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या बोला, फ्रॉग किसको खा रहा है, ग्रासहॉपर को खा रहा है। तो हमेशा नेसेसरी नहीं कि फ्रॉग हमेशा थर्ड ट्रॉफिक लेवल ही एक्वायर करेंगे, दूसरे फूड चेन में उसका ट्रॉफिक लेवल दूसरा होगा। मतलब पोजीशन ऑफ फ्रॉग ऑलवेज रिमेन्स, ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग इन डिफरेंट फूड चेन। हमेशा ऑर्गेनिज्म का ट्रॉफिक लेवल फिक्स नहीं है। मान लो स्नेक यहाँ पे 4 ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बट नेसेसरी नहीं है नेक्स्ट फूड चेन में स्नेक 4th ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर रहा है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो हर एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके ना? तो हमेशा याद रखना, जो हम फूड चेन पढ़ते हैं ना, वो आइसोलेटेड सीक्वेंस नहीं है कि मान लो कि ये फूड चेन ऐसा ही चलेगा, फ्रॉग हमेशा स्नेक को ही, सॉरी, स्नेक हमेशा फ्रॉग को ही खाएगा, ऐसा नहीं है। स्नेक के पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन है। स्नेक डीर को भी खा सकता है, राइट? स्नेक एंट ईटर को खा सकता है, किसी को भी खा सकता है। फ्रॉग इंसेक्ट्स को खा रहा है। ओके, प्लांट्स जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रासहॉपर नहीं खा रहा, प्लांट्स कैन बी ईटन अप बाय काउ आल्सो, इट कैन ईटन अप बाय डीर आल्सो। ठीक है, अब जैसे स्नेक, ईगल भी स्नेक को खा सकते हैं, पीकॉक भी स्नेक को खा सकता है, हॉक भी स्नेक को खा सकता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। ये जो फूड चेन है ना, वो एक आइसोलेटेड सीक्वेंस नहीं, एक सेपरेट सीक्वेंस नहीं है जो प्रेजेंट है। हमेशा डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन्स आपस में क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, और इंटरकनेक्टेड होके एक वेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन का अलग अलग नेटवर्क which are interconnected है आपस में at various trophic level, forming a number of feeding connection। यहाँ पे एक ही माउस को 2 ऑर्गेनिज्म और खा सकता है, तो दूसरा फूड चेन निकला, राइट? तो मतलब हमेशा एक ही फूड चेन नहीं चलता इकोसिस्टम में, डिफरेंट फूड चेन प्रेजेंट होता है इकोसिस्टम में, और डिफरेंट फूड चेन में आपस में ऑर्गेनिज्म क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म कैन बी ईटन अप बाय डिफरेंट अदर ऑर्गेनिज्म। नेसेसरी नहीं कि एक ही ऑर्गेनिज्म को एक ही ऑर्गेनिज्म खाएगा ना, दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी ईटन अप बाय वेरी अदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो इसी को आपस में फूड चेन क्या से हो जाता है, इंटरलिंक्ड हो जाता है और वेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसी को हमने क्या बोला, फूड वेब बोला। A network of food chain which are interconnected at various trophic level, forming a number of feeding connection। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया, यहाँ पे देखो, पहले क्या है, ग्रास है, ट्रीज है, जो भी है, इसी को प्लांट्स को कौन फीड कर रहा है, डीर फीड कर रहा है, डीर खा रहा है प्लांट्स को। एंड डीर जो है, डीर इज ईटन अप बाय स्नेक ऑल्सो। बट हमने पढ़ा था ग्रास कैन बी ईटन अप बाय ग्रासहॉपर ऑल्सो। ग्रासहॉपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग। और फ्रॉग को कौन खा सकता है, स्नेक खा नहीं सकता। स्नेक फ्रॉग को भी खा रहा है, स्नेक डीर को भी खा रहा है। तो ये फूड चेन अलग था, ये फूड चेन अलग है, बट ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। स्नेक के पास ऑप्शन है, स्नेक फ्रॉग को भी खा रहा है, स्नेक डीर को भी खा सकता है, राइट? स्नेक माउस को भी खा सकता है, माउस ग्रास खा रहा है। तो ये अलग अलग फूड चेन दिखाया गया है। पहला फूड चेन कौन सा था, चलो मैं यहाँ पे अलग अलग मार्कर से डिनोट करती हूँ। पहला फूड चेन, फर्स्ट फूड चेन क्या है कि ट्रीज इज ईटन अप बाय डीर। डीर को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है, और स्नेक को कौन खा रहा है, ईगल। ईगल खा रहा है। ये पहला फूड चेन था। सेकेंड फूड चेन ब्लू मार्कर से डिनोट करती हूँ। फ्रॉग, सॉरी, प्लांट्स को कौन खा रहा है, ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर इज ईटन अप बाय फ्रॉग। फ्रॉग इज ईटन अप बाय ईगल ऑल्सो, बट फ्रॉग कैन बी ईटन अप बाय स्नेक ऑल्सो। ये कौन सा हुआ, सेकेंड फूड चेन। ये फर्स्ट फूड चेन था। थर्ड फूड चेन में डिनोट करती हूँ ग्रीन मार्कर से। देखो, प्लांट्स को कौन खा रहा है, माउस। माउस को कौन खा सकता है, ईगल भी खा सकता है, और माउस को स्नेक भी खा रहा है। तो ये कौन सा है, थर्ड फूड चेन। मतलब ये जो फूड चेन है सेपरेट सीक्वेंस नहीं है, ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। स्नेक जो है यहाँ पे फर्स्ट फूड चेन में सेकंड ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई। यहाँ पे देखो फर्स्ट फूड चेन में जहाँ पे क्या है, प्लांट्स को कौन खा रहा है, डीर। डीर इज ईटन अप बाय स्नेक। यहाँ पे फूड चेन में स्नेक कौन सा ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर रहा है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर रहा है। कौन सा ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। जबकि हमने उसमें क्या पढ़ा था, दूसरे वाले फूड चेन में, जहाँ पे ग्रास इज ईटन अप बाय ग्रासहॉपर,
फर्दर ईटन अप बाय फ्रॉग एंड फर्दर ईटन अप बाय स्नेक। उसमें कौन सा ट्रॉफिक लेवल था? 4th ट्रॉफिक लेवल था। तो हमेशा ऑर्गेनिज्म का फूड चेन में फिक्स पोजीशन नहीं होता, डिफरेंट फूड चेन में वही ऑर्गेनिज्म का पोजीशन क्या होता है? इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और फूड चेन जो होता है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है, एक सेपरेटेड सीक्वेंस नहीं है, ये आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। स्नेक हैज प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस ओवर हियर। स्नेक डियर को भी खा सकता है, स्नेक माउस को भी खा रहा है, स्नेक फ्रॉग को भी खा रहा है, ईगल स्नेक को भी खा सकता है, माउस को भी खा सकता है, फ्रॉग को भी खा सकता है। तो एक ही फूड चेन में, एक ही ऑर्गेनिज्म जो फूड चेन में प्रेजेंट हो रहा है, उसके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है। तो ये फूड चेन आपस में क्या होता है? इंटरकनेक्टेड होता है और एक वेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसने हमने क्या बोला? फूड वेब बोला। सो फूड वेब मीन्स इंटरकनेक्टेड फूड चेन। कि फूड चेन जो हमारे इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है वो एक सेपरेट सीक्वेंस नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि फ्रॉग सिर्फ और सिर्फ ग्रास हॉपर को ही खाएगा ना, स्नेक हमेशा सिर्फ फ्रॉग को खाएगा, ऐसा नहीं है। स्नेक कैन ईट फ्रॉग ऑल्सो, इट कैन ईट माउस ऑल्सो, इट कैन ईट डीर ऑल्सो, इट कैन ईट ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, राइट? पाइथन तो हमें भी खा लेगा। तो इट हैज प्लेंटी ऑफ ऑप्शन। तो हमारे यहाँ पे फूड चेन जो है वो सेपरेट सीक्वेंस की तरह नहीं चलता। ये जो फूड चेन हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है और इंटरकनेक्टेड होने की वजह से एक वेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करे, जिसने हमने क्या बोला? फूड वेब बोला। ओके, इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। और एक फूड चेन पे अगर एक ऑर्गेनिज्म 4th ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर रहा है तो नेसेसरी नहीं कि दूसरा फूड चेन में वो 4th ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करे, वो 2nd भी हो सकता है, 3rd भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन फूड चेन ऑल्सो। ओके ना? तो ये था फूड वेब के बारे में। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरीज ग्रेटली। देखो अभी मैंने बताया कि फूड चेन की लेंथ वगैरह होता है, सेम नहीं रहता। कि मान लो एक फूड चेन में 5 ट्रॉफिक लेवल है, हमेशा हर फूड चेन में 5 ट्रॉफिक लेवल ही रहेगा, नहीं। फूड चेन कैन बी ऑफ 3 ट्रॉफिक लेवल ऑल्सो, 4 ट्रॉफिक लेवल ऑल्सो, 5 ट्रॉफिक लेवल ऑल्सो। सो फूड चेन की लेंथ जो होता है वो वेरी करता है, हमेशा सेम नहीं रहता। एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो वेरीज। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि कितना डाइवर्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व इन दैट फूड चेन। ओके, एंड फूड वेब हमारे लिए नेसेसरी क्यों होता है? एक तरीके से स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, हमारे इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए फूड वेब इज वेरी नेसेसरी टू अस। अब मैम बोलती जा रही है कि बार बार एनर्जी फ्लो हो रहा है इकोसिस्टम में, बार बार एनर्जी फ्लो हो रहा है इकोसिस्टम में। अब ये एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में, कि हाउ एनर्जी फ्लोज इन एन इकोसिस्टम, हाउ एनर्जी इज फ्लोइंग इन एन इकोसिस्टम। विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, मैंने बोला ऑर्गेनिज्म की एक लंबी चेन बनती है जहां पे एनर्जी का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है एक ट्रॉफिक लेवल पे दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर, उसी को हमने क्या बोला? फूड चेन बोला। अब एनर्जी कैसे फ्लो हो रहा है वो हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ओके, होता क्या है बच्चों, मैं जनरली आपको बता देती हूँ, फिर हम रीड करेंगे। पहले समझा दूं फिर रीड कर लेते अपन। सिंपल सा मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाली हूँ। जैसे कि मान लो मैंने एक फूड चेन बनाया, okay, where there are plants. plants को कौन खा रहा है? deer. deer is eaten up by lion. fine, ये एक सिंपल सा फूड चेन प्रेजेंट है। कितने ट्रॉफिक लेवल हुए? 3 ट्रॉफिक लेवल है। प्लांट्स रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को, डी रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड ट्रॉफिक लेवल को, और लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है 3rd ट्रॉफिक लेवल को। फाइन, यहाँ पे सन है, यहाँ पे क्या है? सन। सन से क्या आएगा? लाइट, लाइट एनर्जी। अब प्लांट्स खुद के लिए खाना बनाता है। प्लांट्स क्या बनाता है? खुद के लिए खाना। प्लांट्स खुद के लिए खाना बना सकते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। कि प्लांट्स आर केपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। जो भी ग्रीन प्लांट्स हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मींस दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। किसके मदद से? सनलाइट की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से। सो सनलाइट आ रहा है, प्लांट्स इसे क्या करेगा? ट्रैप करेगा। ठीक है, मान लो 1000 जूल ऑफ एनर्जी आ रहा है, सन से कितने एनर्जी आ रहा है? 1000 जूल ऑफ एनर्जी आ रहा है, जो प्लांट्स क्या करेगा? ट्रैप करेगा। और उस लाइट एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट करेंगे? केमिकल एनर्जी में। प्लांट उस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? कन्वर्टेड इनटू, सॉरी, इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है,
प्लांट्स ने 1000 जूल ऑफ एनर्जी सन से जो 1000 जूल ऑफ एनर्जी आ रहा है उसको ट्रैप कर दिया और उसमें से लाइट एनर्जी को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब जितना जूल ऑफ एनर्जी उसने ट्रैप किया, 1000 जूल ऑफ एनर्जी मान लो उसने ट्रैप किया, उसमें से सिर्फ 1% जूल ऑफ एनर्जी वो अपने लिए क्या करेगा, यूज करेगा। प्लांट्स मान लो 1000, आई एम टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल, मान लो देखो प्लांट क्या है, खुद के लिए खाना बना सकता है एंड द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और खुद के लिए खाना बनाने के लिए वो किसका हेल्प ले रहा है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो सन से जो लाइट आती है वो क्या करेगा, ट्रैप करेगा और उसी की मदद से वो खाना बनाएगा। तो सन से जब वो लाइट ट्रैप करता है तो उस लाइट एनर्जी वो किस में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी, और उसी एनर्जी को वो अपने बॉडी में क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है ना। तो प्लांट्स ने मान लो, आई एम टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल, मान लो उसने 1000 जूल ऑफ एनर्जी क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया। प्लांट्स ट्रैप्ड एटलीस्ट 1000 जूल ऑफ एनर्जी। तो उसमें से ओनली 1% जूल ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय प्लांट। प्लांट उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1% एनर्जी क्या करता है, यूटिलाइज करता है। बाकी तो मतलब 1% ऑफ 1000, 1% ऑफ 1000 मीन्स 10 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो मान लो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 100 जूल ऑफ एनर्जी क्या था, 10% 1% ऑफ 1000। ठीक है। तो इतना जूल ऑफ एनर्जी क्या है, वो अपने आप के लिए यूटिलाइज करता है। 1% वो अपने लिए यूटिलाइज करता है अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि उसकी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, इन सब के लिए वो 1% ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करता है। बाकी 90% मतलब बाकी जो परसेंट है 99% ऑफ एनर्जी वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट में लॉस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। इट इज लॉस्ट एज हीट in environment. It is lost as heat in environment. Okay. तो प्लांट्स ने मान लो 1000 जूल ऑफ एनर्जी सनलाइट से ट्रैप कर लिया, उसमें से सिर्फ 1% ऑफ एनर्जी, ओनली 1% ऑफ एनर्जी क्या करेगा, ये वो यूटिलाइज करेगा अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। बट बच्चा जो 99% है, वो 99% ऑफ एनर्जी वो कैसा कर रहा है, लॉस हो रहा है हीट में, लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द एनवायरमेंट। ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन, अब डीर क्या करेगा, प्लांट्स को खाएगा। डीर क्या, प्राइमरी कंज्यूमर, it will eat plant, those are herbivores, it will feed on plants। तो प्लांट के पास जो 10% एनर्जी अपने अंदर यूटिलाइज करके रखा था, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जो स्टोर करके रखा था, वही 10 जूल ऑफ एनर्जी अब किस में ट्रांसफर हो रहा है, वही 10 जूल ऑफ एनर्जी किस में ट्रांसफर होगा, डीर में होगा। तो दैट मीन्स 100 जूल का 1% कितना हो जाएगा, 10 जूल। वही 10 जूल ऑफ एनर्जी किस में ट्रांसफर हो रहा है, डीर में ट्रांसफर हो रहा है। नाउ डीर इज ईटन अप बाय सेम वही 10 जूल ऑफ एनर्जी, मतलब 1% वो यूटिलाइज करेगा, बाकी 9% क्या हो जाएगा, हीट के फॉर्म में एनवायरमेंट पे लॉस हो जाएंगे। अगेन ओके, अगेन डीर इज ईटन अप बाय लायन, तो 10 जूल ऑफ एनर्जी अब किस में हो जाएगा, 1 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू लायन, 1 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू लायन। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, एंड दैट इज नोन एज एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। कि एनर्जी कैसे फ्लो हो रहा है इकोसिस्टम में, मान लो सन से जो लाइट आ रही है, लाइट एनर्जी जो आ रही है, वो प्लांट्स ने क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया। किसके फॉर्म में, प्लांट्स ने ट्रैप कर दिया इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, और इसको कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में, ताकि वो अपने बॉडी में स्टोर करे। तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो ट्रैप कर रहा है, उसमें से सिर्फ 1% ऑफ एनर्जी, 1% ऑफ एनर्जी वो क्या करेगा, अपने लिए यूटिलाइज करेगा, अपनी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। ओनली 1% ऑफ एनर्जी क्या करेगा, वो यूज करेगा। बाकी 99% वो क्या करेगा, हीट में लॉस करेगा, हीट के फॉर्म में क्या करेगा, एनवायरमेंट में लॉस करेगा। ओके। नाउ अब प्लांट्स को कौन फीड कर रहा है, हर्बीवोर, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर। डीर क्या कर रहा है, प्लांट्स को फीड कर रहा है। तो उसके पास जो एनर्जी फॉर्म 1% ऑफ एनर्जी जो स्टोर हुआ था केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, अब वो 10 जूल ऑफ एनर्जी किस में ट्रांसफर होगा, डीर में ट्रांसफर होगा, क्योंकि कंज्यूमर क्या कर रहा है, हर्बीवोर्स को खा रहा है। तो उसके अंदर जो एनर्जी था 10 जूल ऑफ एनर्जी ने स्टोर करके रखा था, वही 10 जूल ऑफ एनर्जी क्या कर रहा है, किस में ट्रांसफर हो गया, डीर में ट्रांसफर हो गया। अब डीर इज ईटन अप बाय लायन, तो डीर के पास जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी था, अगेन 1% ही वो अपने लिए यूटिलाइज करेगा, बाकी 9% बाकी पर्सन क्या हो जाएगा, हीट के फॉर्म में एनवायरमेंट में लॉस हो जाएगा। अगेन लायन इज ईटिंग अप डीर,
तो डीर खाने की वजह से उसके पास जो 10 जूल ऑफ एनर्जी था अब वो किस में ट्रांसफर होगा, लाइन में ट्रांसफर होगा। तो उसमें से भी 1% वो यूटिलाइज करेगा, बाकी वो 9% क्या करेगा, हीट में लॉस हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो वील नाउ रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल है, एनर्जी का ट्रांसफर कैसा हो रहा है, एक ट्रॉफिक लेवल पे, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर। क्या कभी मैंने बोला कि एनर्जी उल्टा जा रहा है, नहीं। क्या कभी भी डियर लाइन को खा सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फूड चेन उल्टा जा सकता है, नहीं जा सकता। तो इसलिए हमेशा एनर्जी जो होगा वो ट्रांसफर कैसे होगा, प्लांट से डीर, डीर से लायन। ओके, तो ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा, उल्टा नहीं फ्लो करेगा हमेशा, क्योंकि डीर cannot eat lion, only lion, deer is eaten up by lion, deer cannot eat lion, it is only eaten up by lion. Okay, तो हमेशा जो फ्लो ऑफ एनर्जी वो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, एक के डायरेक्शन में क्या करेगा, ये फ्लो करेगा। ग्रीन प्लांट्स जो होता है, इट कैप्चर 1% ऑफ सोलर एनर्जी। ग्रीन प्लांट जो होता है उससे जो लाइट एनर्जी मिल रही है उसमें से सिर्फ 1% को वो क्या करेगा, ट्रैप करेगा। बाकी जो एनर्जी होता है वो क्या करेगा, हीट के फॉर्म में एनवायरमेंट में क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% ऑफ सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। ग्रीन प्लांट्स जो होता है उसे जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे कितना दिया है मैंने, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे दूसरा दिया है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल 20,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी प्लांट्स के पास प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्लांट से 20,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी प्लांट्स को मिल रहा है फ्रॉम सन। उसमें से सिर्फ 1% वो क्या करेगा, अपने लिए यूटिलाइज करेगा, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, जैसे ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। बाकी जो होता है वो क्या करेगा, हीट के फॉर्म में क्या करेगा, लॉस करेगा। इट विल डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट। अब इसके पास जो एनर्जी है 1% जो है, अब वो किस पे ट्रांसफर होगा, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में। नाउ अ पार्ट ऑफ दिस ट्रैप्ड एनर्जी इज यूज्ड बाय प्लांट्स इन परफॉर्मिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। 1% एनर्जी जो सनलाइट से ट्रैप किया, उसमें से थोड़ा बहुत वो क्या करेगा, अपने एक्टिविटीज के लिए, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूज करेगा, जैसे ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। बाकी जो है वो एनवायरमेंट में हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मतलब मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है एनवायरमेंट में। अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरमेंट when plants are eaten up by the herbivores। अब जब प्लांट्स को फीड करता है, when they are eaten up by the herbivores, the chemical energy stored in plant is transferred to the herbivores। जो एनर्जी स्टोर करके रखा था प्लांट्स ने 1% ऑफ एनर्जी, अब वो एनर्जी अब किस पे ट्रांसफर हो रहा है, हर्बीवोर में ट्रांसफर हो रहा है। तो हम एवरेज में हमेशा 10 जूल ऑफ एनर्जी ही मानते हैं। हम एवरेज में कितना मानते हैं, 10 जूल ऑफ एनर्जी मानते हैं। 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप एंड रीचेस टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। हम हमेशा 10 जूल ऑफ एनर्जी को एवरेज मान के घूमते हैं कि इतना जूल ऑफ एनर्जी क्या कर रहा है, वो अपने बॉडी में स्टोर करके रख रहा है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। और जब दूसरे हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे तो वही 10 जूल ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। एंड अगेन उसमें से भी 1% वो अपने लिए यूटिलाइज करेगा, बाकी 99% क्या करेगा, हीट के फॉर्म में एनवायरमेंट में लॉस हो जाएगा। इसी के बारे में था एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ओके, सो इफ प्लांट इज हैविंग 20,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी, तो इसमें से 1% ही यूटिलाइज करेगा, बाकी हीट के फॉर्म में। तो इसके पास कितना आएगा, 2000 से 200, तो यहाँ पे कितना है, 10 जूल ऑफ एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। हमेशा 10% क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। 10% हमेशा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। 10% जूल ऑफ एनर्जी इज बीइंग ऑलवेज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। दैट्स इट। ये था एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ओके, The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 trophic level। अब ये बताना चाह रहा है कि एनर्जी का जो लॉस हो रहा है हर एक ट्रॉफिक लेवल में इतना ज्यादा होता है कि अगर तुम्हारे मान लो फूड चेन में हद से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट हो, तो लास्ट वाले जो ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म उसको बहुत ही कम क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे प्लांट्स को 100 जूल ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, बट लाइन के पास कितना आ रहा है, 1 जूल ऑफ एनर्जी ही अवेलेबल है। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का कुछ ज्यादा ही क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीन लॉस्ट इन द
environment in the form of heat, is lost in environment in the form of heat. Only minimum amount of energy, only 10% of energy is being transferred to the next trophic level. तो जिसके वजह से जो ऑर्गेनिज्म लास्ट ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट होगा, उसी ऑर्गेनिज्म के पास बहुत कम एनर्जी प्रेजेंट होगा, बहुत कम एनर्जी क्या होगा, अवेलेबल होगा. इसलिए हमेशा फूड चेन में 4 ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 4 ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा हो तो जो लास्ट ऑर्गेनिज्म ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट है उसको बहुत ही कम एनर्जी क्या हो रहा है, अवेलेबल होता है टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट. Okay, therefore food chain should not be that long. So the loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after the 4th trophic level. अगर मान लो 5th trophic level तक प्रेजेंट है तो 5th trophic level में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा उसके पास एनर्जी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी किसको मिल रहा है, प्लांट्स को मिल रहा है. मैक्सिमम एनर्जी किसको अवेलेबल हो रहा है, प्लांट्स को मिल रहा है. और वही प्लांट्स जिसने अपना एनर्जी को स्टोर किया, इट इज ईटन अप, इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट trophic level. Okay, so the organism occupying the last position in the food chain will have the least availability of energy, and the organism occupying the first position in the food chain, that are basically plants, उसको maximum क्या present होगा, energy available होगा, क्योंकि वो directly sunlight को क्या कर रहा है, trap कर रहा है. Okay ना? The next is biological magnification. अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिया है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. अब इसका मतलब क्या है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चंस आते हैं तो इसको अच्छे से समझना है हमें. सेम वही फूड चेन है. अब क्या होता है, हम पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं. हमें खेती बाड़ी करना होता है तो हम क्या करेंगे, हम इंसेक्टिसाइड्स छिड़केंगे, पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, ताकि वहाँ पे कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट आके हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय ना करें. तो जब हम केमिकल्स छिड़काते हैं ना, तो वही केमिकल सॉइल में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, वाटर में मिक्स हो जाता है, और वही जाके नियर बाय वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज होता है. वही केमिकल्स जाके क्या होगा, नियर बाय वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके वजह से अब वो केमिकल कहाँ प्रेजेंट होगा, वाटर में. अब उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट्स एब्जॉर्ब करेगा. प्लांट उस केमिकल्स को एब्जॉर्ब करे, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो केमिकल्स कहाँ एंटर करेगा, उसके बॉडी में भी एंटर कर रहा है ना. प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहा है ना वाटर को थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस. प्लांट्स क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसी वाटर में केमिकल्स मिला हुआ है, तो केमिकल्स भी क्या करेगा, प्लांट के बॉडी में एंटर करेगा. अब प्लांट के बॉडी में एंटर करते इट इज ईटन अप बाय स्मॉल फिशेस. तो वो जो केमिकल अब प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट है, अब वो केमिकल किसके अंदर आया, फिश के पास आया. अब उस छोटे फिश को कौन खा रहा है, लार्ज फिश खा रहा है. तो वही केमिकल अब किसके बॉडी में एंटर हुआ, लार्ज फिश में. और वही अगर मान लो हमने मछली पकड़ लिया और वही मछली हमें मिला, तो वही केमिकल सब किसके बॉडी में एंटर कर रहा है, हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है. तो इसलिए इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, मींस एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन अ बॉडी. ठीक है, कि द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी of living organism at each trophic level of a food chain is known as biological magnification. ठीक है, मतलब कि हमारा हार्मफुल केमिकल्स जैसे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का जो केमिकल्स होते हैं जो हार्मफुल है, वो जैसे ही फूड चेन में एंटर करता है तो इसका कंसेंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है हर एक ट्रॉफिक लेवल में, इंक्रीज होता जाता है हर एक ट्रॉफिक लेवल में. इसी को हमने क्या बोला, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोला, कि जब ये हार्मफुल केमिकल्स फूड चेन में एंटर करता है तो इसका कंसंट्रेशन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर एक ट्रॉफिक लेवल में क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है. इसी को हमने क्या बोला, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. जैसे कि मान लो हमने पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स छिड़कते अपने क्रॉप्स में, अब वो पानी के साथ मिलकर वो केमिकल्स क्या कर रहा है, सराउंडिंग वाटर बॉडी में डिस्चार्ज हो रहा है. अब जैसे ही केमिकल्स पानी में घुल चुका है तो अब प्लांट्स क्या करेगा, वाटर को तो एब्जॉर्ब करेगा ना, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो उसी वाटर में क्या प्रेजेंट है, केमिकल्स प्रेजेंट है. तो प्लांट के बॉडी में अब क्या हो गया, केमिकल्स बिल्ट हो गया. अब जैसे ही केमिकल्स बिल्टअप हो गए, अब उसको कौन खा रहा है, स्मॉल फिशेस खा रहे हैं. स्मॉल फिशेस उस प्लांट्स को फीड कर रहे हैं, तो वही केमिकल्स अब किस में आया, स्मॉल फिशेस में आया. तो कंसेंट्रेशन बढ़ा, पहले 2 ppm था पर्टिकुलेट मैटर पार्ट्स पर मिलियन, ये 2 ppm था पार्ट्स पर मिलियन प्लांट्स में, इसका कंसेंट्रेशन इतना ही था प्लांट्स में. बट जैसे ही स्मॉल फिशेस ने खाया तो कंसेंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 5 ppm हो गया. ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है. अब लार्ज फिशेस खा रहे तो लार्ज फिशेस बहुत सारे स्मॉल फिशेस को खाएंगे ना, तो 5 ppm से क्या हो, इसके बॉडी में और कंसेंट्रेशन बढ़ गया केमिकल्स का, 200 ppm हो गया. अब लार्ज फिशेस आर ईटन अप बाय ह्यूमन बींग्स. तो हमेशा ट्रॉफिक लेवल में सबसे लास्ट कौन ऑक्यूपाई करता है, ह्यूमन बींग ऑक्यूपाई करता है. तो ह्यूमन बींग के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द बॉडी विल बी मैक्सिमम. ठीक है, विल बी मैक्सिमम इन द ह्यूमन बॉडी. So as human beings occupy the
टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, हर फूड चेन में ह्यूमन बींग्स क्या कर रहा है, टॉप लेवल ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसके अंदर केमिकल का कंसंट्रेशन क्या होगा, एक्यूमुलेशन कितना होगा, मैक्सिमम होगा. The maximum concentration of these chemicals get accumulate in human bodies. तो human bodies में सबसे ज्यादा chemicals का क्या होगा, accumulation होगा. As these chemicals when enter a food chain, उनके concentration क्या होता है, हर एक trophic level पे increase होता जाता है. Okay ना? So now how do our activities, ये था biological magnification के बारे में. अब हम पढ़ेंगे हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट. हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो एनवायरनमेंट पे कैसा इफेक्ट दिखा रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो पहला है ओजोन लेयर. ओके, ओजोन लेयर, ओजोन को हम डिनोट करते हैं O3 से. कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, O3 से. ये जो ओजोन है ना, ये डेडली पॉइजन है. ग्राउंड लेवल पे ये ओजोन क्या है, डेडली पॉइजन है. अब कैसे हम समझते हैं, ठीक है. अब ये कहाँ पाया जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं. ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रैटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है. उसमें से हमारा स्ट्रैटोस्फेयर लेवल मतलब सेकंड लेयर अबाउट 50 किलोमीटर हमारे अर्थ सरफेस के, मान लो हमारे अर्थ सरफेस है, उसके 50 किलोमीटर या सी लेवल बोलो, उस 50 किलोमीटर ऊपर एक स्ट्रैटोस्फेयर लेयर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर के. उसी स्ट्रैटोस्फेयर लेयर में क्या प्रेजेंट होगा, हमारा ओजोन लेयर प्रेजेंट होगा. वो एक ब्लैंकेट की तरह, चादर नहीं देखा, वैसे एक ब्लैंकेट की तरह हमारे स्ट्रैटोस्फेयर, एटमॉस्फेयर के स्ट्रैटोस्फेयर लेयर में प्रेजेंट होता है एज इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लैंकेट, एंड दैट इज नोन एज ओजोन लेयर. ओके, अब बनता कैसा है, बनता कैसा वो हम समझेंगे इस पर्टिकुलर डायग्राम से. जैसे कि मान लो सन से, मान लो ये सन है, सन से कौन सी रेडिएशंस निकलती है, यूवी रेडिएशंस. कौन सी रेडिएशन निकलेंगे, यूवी रेडिएशन. हमारे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे हमारे एटमॉस्फेयर में, राइट. तो होता क्या है, सन से जो यूवी रेज आती है ना, वो इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे. तो ऑक्सीजन जो है O2, इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू नेसेंट ऑक्सीजन. ब्रेक हो गया. अब यही नेसेंट ऑक्सीजन आगे जाके किसके साथ रिएक्ट करेगा, हमारे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ. एटमॉस्फेयर में इतने सारे O2 प्रेजेंट है ना, अराउंड 21% ऑक्सीजन गैस इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. उसमें से यूवी रेस ने एक ऑक्सीजन को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, इनको नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया. अब वही नेसेंट ऑक्सीजन आगे जाके इन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ओजोन बनाएगा. क्या बनाएगा, O3, दैट इज द ओजोन. इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन. ये था फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ ओजोन, लाइक हाउ ओजोन इज फॉर्म. ओजोन कहाँ प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं. ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रैटोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है. उसमें से स्ट्रैटोस्फेयर लेयर, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे अर्थ का सी लेवल, अर्थ का लेवल है सी लेवल. सी लेवल से कम 50 किलोमीटर अबव, कितने किलोमीटर अबव बच्चों, 50 किलोमीटर अबव स्ट्रैटोस्फेयर लेयर प्रेजेंट होता है. और उसी लेयर में कौन प्रेजेंट होगा, ओजोन लेयर प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लैंकेट. ब्लैंकेट के फॉर्म में क्या प्रेजेंट होगा, ओजोन प्रेजेंट होगा. अब ओजोन प्रेजेंट है तो कुछ काम भी तो होगा. इसका फंक्शन क्या है कि सन से जो यूवी रेडिएशंस आती है ना, सन से जो यूवी रेडिएशन जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, इस यूवी रेडिएशन को प्रिवेंट करता है हमारे अर्थ के लेवल तक पहुंचने में, अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचने में, अर्थ के लेवल तक पहुंचने में. उस यूवी रेडिएशन को प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, ओजोन करता है. ओजोन प्रिवेंट द हार्मफुल यूवी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन, ठीक है, टू रीच द अर्थ एटमॉस्फेयर. इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड अर्थ which absorb harmful UV radiation of the sun. ये कभी भी UV रेडिएशन को हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर, अर्थ के लेवल तक पहुंचाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए UV रेडिएशन क्या है, बहुत ही हार्मफुल है. तो ये प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह काम कर रहा है. एक ब्लैंकेट जो UV रेडिएशन को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एक तरीके से प्रिवेंट कर रहा है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर तक ये पहुंच सके. ओके ना, जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल हो सकता है. अब हार्मफुल कैसे, क्योंकि मान लो ये UV रेडिएशन हमारे पास आ जाए, ये UV रेडिएशन हमारे
स्किन में पड़ जाए तो हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है, हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, वो प्लांट के फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हिंडर कर सकता है, इरिटेशन होगा आइस में, नोज में, थ्रोट में, ये सब कुछ क्या हार्मफुल यूवी रेडिएशंस की वजह से होता है। तो एक तरीके से ओजोन क्या काम कर रहा है, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह काम कर रहा है, वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, एक तरीके से हमें बचा रहा है उस सन की यूवी रेडिएशन से। ओके ना। अब देखा गया कि हमारा जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होता जा रहा है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। अब देखो इतने सारे पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, गर्मी है, हम रेफ्रिजरेटर्स चलाते दिन भर अपने घर पे, हम एसी चलाते, कूलर्स चलाते, सब चलाते, तो इनमें से एक गैस निकलता है दैट इज CFCS। दैट इज CFCS हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है, जेट स्प्रेज है, कूलर्स है, इन सब से, रेफ्रिजरेटर्स है, इन सब से क्या निकलता है, एक गैस निकलता है जिसका नाम है CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब जैसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता है वैसे ही वो ओजोन के लेयर को क्या करता है, डिप्लीट करता है। डिप्लीट मतलब उसके लेयर को कम कर देता है। तो मोटा जो लेयर था ना, अब वो क्या हो चुका है, रिड्यूस हो रहा है, उसमें कम होना स्टार्ट हो गया, वो लेयर क्या हो गया, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है। किसकी वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। अब डिप्लीट होने की वजह से उस पर्टिकुलर, उसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन होल बोलते हैं। ओके 1985 में सबसे पहले ओजोन होल डिस्कवर किया था अंटार्कटिका में, कि वहां पे जो ओजोन की जो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है वो बिल्कुल क्या हो चुका है, बहुत कम हो चुका है, एक तरीके से होल टाइप फिगर शो कर रहा है। इसी को हमने क्या बोला, ओजोन होल बोला। 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम दैट इज यूनेप, इन्होंने एक एग्रीमेंट पास किया कि हमें कम से कम CFCS की जो एमिशन है, रेफ्रिजरेटर से हो, कूलर से हो, इनको कम से कम हमें फ्रीज करना चाहिए ताकि हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट ना हो। क्योंकि अगर वो ओजोन लेयर कंप्लीटली डिप्लीट हो जाए तो यूवी रेडिएशंस क्या करेंगे, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचेंगे, हमारे स्किन में पड़ेगा और हमें क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर, इरिटेशन होगा आइस में, नोज में, हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, हम ह्यूमन बीइंग सर्वाइव करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। ओके तो ये आपको याद रखना है क्योंकि NCERT में ये मेंशन्ड है कि यूनेप, यूनाइटेड एनवायरनमेंट नेशन प्रोग्राम ने 1987 में एक प्रोटोकॉल तोड़ा था, क्योटो प्रोटोकॉल, टू फॉर्जिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFCS प्रोडक्शन। CFCS प्रोडक्शन को रोकने के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट या प्रोटोकॉल पास किया था। नाउ मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। अब हम एज अ ह्यूमन व्हाट कैन वी डू टू मैनेज द गार्बेज वी आर प्रोड्यूसिंग। हम वेस्ट तो बहुत सारे, देखो किचन से भी वेस्ट निकलता है, वेजिटेबल्स के वेस्ट है, फ्रूट के वेस्ट है, हम कहीं भी इंडस्ट्रीज में काम करें, पेपर है, वो है, ये हम सब हर तरीके से, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी होता है, सी वेस्ट भी होता है, हर चीज़ होता है। हाँ, हम एज एन इंडिविजुअल व्हाट कैन वी डू टू मैनेज द गार्बेज वी आर प्रोड्यूसिंग। सो देयर आर डिफरेंट वेज। ओके सबसे पहला होता है लैंड फिलिंग्स। लैंड फिलिंग्स में क्या होता है, मान लो एक ऐसा एरिया जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते नहीं है, बहुत ही कम लोग वहां पे रहते हैं, या फिर मान लो वहां पे रहते ही नहीं, ऐसे जगह पे हम क्या करेंगे, एक लो लेवल पे मतलब एक पिट डिग करेंगे, उसी पे हम अपना वेस्ट मटेरियल्स क्या कर सकते हैं, उस पिट में हम उसको ड्रॉप करेंगे और उसको फिर बुलडोजर उसके ऊपर चला देंगे और सॉइल से कवर कर देंगे। तो एक तरीके से इसे हम क्या बोलते हैं, लैंड फिलिंग बोलते हैं। कि मान लो हमने गड्ढा खोद लिया, मतलब एक ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग रहते ही नहीं है, बहुत लो लिविंग एरिया है, वहाँ पे हमने गड्ढा खोद दिया जमीन में और उसी में हमने अपने वेस्ट को क्या कर दिया, डंप कर दिया और फिर सॉइल के ऊपर लेयर से कवर करके बुलडोजर चला देंगे। इस तरीके से हमने लैंड फिलिंग कर दी। दूसरा हो सकता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे वेजिटेबल वेस्ट हो गया, फ्रूट वेस्ट हो गया, इन सबको हमने थिन लेयर ऑफ सॉइल में क्या कर दिया, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, प्लास्टिक वगैरह नहीं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे हमारा फ्रूट वेस्ट हो गया, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, जो भी हमारे किचन से वेस्ट निकलता है, इसको हमने पतला लेयर ऑफ सॉइल से क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो ये जो हो जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस पे क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। पढ़ा था हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो क्या करेंगे, केमिकल्स रिलीज करेंगे। केमिकल्स रिलीज करने की वजह से वो एंजाइम इन पार्टिकल्स को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और उसको ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे। ये क्या हो गया, कंपोस्टिंग। इसके अलावा हम रिसाइकिल कर सकते हैं, चीज़ों को, जैसे पेपर को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे लिए रिसाइक्लेबल है हम उसको वापस रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं। तो सॉलिड वेस्ट आर ब्रोकन डाउन इनटू कॉन्स्टेंट सिंपलर मटेरियल एंड विच कैन बी रिसाइकल्ड। रीयूज मतलब कुछ आइटम्स को हम बार बार क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक पेपर है, उस पेपर खाली है, अब आप फेंकने से अच्छा उसको एनवेलप बना के यूज कर सकते हो। तो हम क्या करें, अगर आइटम को बार बार रीयूज करें, वो भी हमारे एक तरीके से क्या है, एज एन इनोवेटिव, एज एन help to the environment in which we are capable of managing the garbage we are
producing. So ये कुछ various ways थे in which we as an individual can help the environment, or you can say we can manage the garbage we are producing in our daily activities. Okay? तो ये था. अब 2-3 क्वेश्चन हम जस्ट सिंपली डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के बेसिस में, और अगले क्लास में हम लोग टोटली स्ट्रिक्टली हम लोग जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं सीबीएसई बोर्ड में, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए. तो अभी जस्ट फॉर सिंपली विल डिस्कस 3 क्वेश्चंस. सबसे पहला है व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन इट. ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? फूड चेन में हर एक ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है. एक लंबी सी फूड चेन में जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो हर एक ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है. या आप बोल सकते हो कि फूड चेन का हर एक स्टेप क्या होता है? हर एक स्टेप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है. और उन्होंने बताया कि हमें एक एग्जाम्पल भी बताना है, तो यू कैन स्टेट एन एग्जाम्पल. सो ट्रॉफिक लेवल को अगर आपको डिफाइन करना है तो क्या है? each step or link in a food chain represents a trophic level. यहाँ बोल सकते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म जो फूड चेन में प्रेजेंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है. और एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स आर ईटन अप बाय ग्रास हॉपर. हमने पढ़ा भी grasshopper is eaten up by frog is eaten up by snake by peacock. तो यहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हर एक स्टेप क्या है? ट्रॉफिक लेवल है. हर एक स्टेप क्या है? फूड चेन का ट्रॉफिक लेवल है. ये लंबी चेन क्या है? फूड चेन. उसमें से हर एक स्टेप क्या है? ट्रॉफिक लेवल. हर एक ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रॉफिक लेवल. तो ये T1, ये T2, ये T3, ये T4 और ये T5. बोल सकते हैं प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी और ये टॉप कार्निवोर. समझ में आ गया? ये हो गया हमारा ट्रॉफिक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, कि हर एक ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है. और हमने एक एग्जांपल के तौर पर उसको स्टेट भी कर दिया कि हर एक ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स जो है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर रहा है, ग्रास हॉपर सेकंड ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर रहा है, फ्रॉग थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर रहा है. ओके, नाउ व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? कि हार्मफुल केमिकल्स का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? हमारे बॉडी में इंक्रीज होता जा रहा है. जब हार्मफुल केमिकल फूड चेन में एंटर करेगा, when harmful chemical enter the food chain, its concentration get increased at each trophic level. उसका concentration क्या होगा? increase होता जाएगा हर एक trophic level पे. उसी को हमने क्या बोला? biological magnification बोला, right? And will the level of its magnification be different trophic level? Yes. हर ट्रॉफिक लेवल पे उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है. ये तो मैंने बोला, जब हार्मफुल केमिकल फूड चेन में एंटर कर रहा है तो उसका कंसंट्रेशन घट नहीं रहा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने वहां पे दिखाया था, ये रहा, प्लांट्स में सिर्फ 2 ppm प्रेजेंट है. अब स्मॉल फिशेस इतने सारे प्लांट्स को फीड करेंगे तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. हर स्मॉल फिशेस में कंसंट्रेशन क्या है? बढ़ेगा. 5 ppm हो गया. अब स्मॉल फिशेस आर ईटन अप बाय लार्ज एनिमल, तो उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है. और ह्यूमन बीइंग्स जो सबसे टॉप लेवल ऑक्यूपाई करता है हर फूड चेन में, उनमें केमिकल्स का कंसंट्रेशन क्या होगा? सबसे मैक्सिमम होगा. तो at different trophic level the concentration of chemicals present in food chain keeps on increasing. Okay, it will be different at different trophic level. What is ozone and how does it affect any ecosystem? Ozone क्या है? ओजोन एक डेडली पॉइजन है. जब हम ग्राउंड लेवल पे बात करें, वो हमारे एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लैंकेट. और उसका काम क्या होता है?
काम क्या है, हमारे जो भी सन से यूवी रेडिएशन आ रहा है उन सन की यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना, एक तरीके से प्रिवेंट करना उस यूवी रेडिएशन को हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर तक वो पहुंच सके, ना पहुंच सके, ठीक है ना, प्रिवेंट करने का काम करता है। क्योंकि अगर ओजोन का लेयर डिप्लीट हो जाए तो वो हार्मफुल यूवी रेडिएशन हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर, अर्थ लेवल तक पहुंचेगा और उसके वजह से क्या इफेक्ट होगा, हमारे स्किन कैंसर्स हो सकते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, इरिटेशन होगा आईज का, नोज का, थ्रोट का, इवन प्लांट वोंट बी एबल टू परफॉर्म देयर फोटोसिंथेसिस। तो ये इसका इफेक्ट है ओजोन के बारे में। सो दीज आर द 3 सिंपल क्वेश्चंस वी डिस्कस्ड राइट नाउ। इन द नेक्स्ट क्लास we'll be discussing about the entire questions present in our NCERT, whichever questions we have left in the NCERT, as well as what type of questions can appear in your board exams. So please, that's it for today. Thank you.